नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसी ट्रेड डील के बारे में जिस पर लगभग 2 दशकों से मतलब 20 साल से बातचीत चल रही हो। अब भारत और यूरोपीय संघ उस ऐतिहासिक डील को हकीकत में बदलने के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले कई सालों तक ग्लोबल ट्रेड की दिशा बदल सकता है। अब ये डील कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सिर्फ एक बयान से लग जाता है। सभी सौदों की जननी। ये शब्द अपने आप में इस समझौते की अहमियत बताने के लिए काफी हैं। और मंत्री जी के इस बयान को ये चौंकाने वाला आंकड़ा और भी ज्यादा वजन देता है। 22 ट्रिलियन यूरो। ये यूरोपियन संघ की कुल आर्थिक ताकत है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 7 गुना ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये बातचीत असल में कितनी बड़ी है और दांव पर क्या क्या लगा है। तो चलिए इसे पूरी तरह से समझते हैं। हम देखेंगे कि इस सौदे को आखिर 18 साल क्यों लगे, भारत और ईयू दोनों को इससे क्या मिलेगा, रास्ते में आखिरी अड़चनें क्या हैं, और अंत में क्या ये एक सच्ची साझेदारी है या फिर एक पावर प्ले। तो सबसे पहले ये 18 साल का लंबा सफर। अब मन में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि भाई अगर ये सौदा इतना ही जरूरी है तो इसे पूरा होने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सफ़र कितना लंबा और रुकावटों से भरा रहा है। देखिए, 2007 में ये बातचीत BTIA के नाम से शुरू हुई, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चली गई। फिर एक बड़ा मोड़ आया 2023 में, जब EU ने भारत का GSP स्टेटस मतलब विकासशील देशों को टैरिफ में जो छूट मिलती है वो ख़त्म कर दी। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ गया और अब करीब 18 साल बाद ये बातचीत फिर से अपने आखिरी दौर में है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये समझौता इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पुराने मतभेद सुलझ गए हैं, नहीं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया की सच्चाई बदल गई है। अमेरिका के ट्रेड वॉर्स और चीन पर निर्भरता कम करने की जरूरत ने दोनों पक्षों को ज्यादा प्रैक्टिकल होने पर मजबूर कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि इससे भारत को क्या हासिल होगा। ये समझौता दुनिया के सबसे अमीर कंज्यूमर मार्केट्स में से एक का दरवाजा खोलने की जबरदस्त क्षमता रखता है। तो भारत के लिए इसमें क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एक ही डील से 27 देशों के बाजार का एक्सेस मिलेगा। ये 45 करोड़ अमीर ग्राहकों तक सीधी पहुंच है। साथ ही भारत का जो मजबूत IT और सर्विस सेक्टर है उसे यूरोप में फैलने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और एक और बड़ा फायदा, इससे अमेरिकी बाजार पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। ये स्लाइड दिखाती है कि ये मौका कितना बड़ा है। जरा देखिए, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पर जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, EU करीब 10% का भारी टैरिफ लगाता है। जरा सोचिए, अगर ये टैरिफ हट जाए तो भारतीय निर्यातकों को कितना सीधा और बड़ा फायदा होगा। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के लिए इस सौदे में क्या है? उनके लिए ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ जुड़ने का एक सुनहरा मौका है। और ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 140 करोड़ लोग और दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ रेट। ऐसे में जहां EU की अपनी ग्रोथ थोड़ी धीमी है, भारत उसके लिए एक बेहद आकर्षक पार्टनर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन एक्सपोर्टर्स को भारत में काफी बड़ी व्यापारिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस चार्ट पर जरा नजर डालिए, खासतौर पर ऑटोमोबाइल्स पर, जहां टैरिफ 35% से भी ज्यादा है। अब शायद समझ आ रहा होगा कि EU इन बाधाओं को हटाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। मतलब यूरोपीय संघ के लक्ष्य सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। वो अपनी सप्लाई चेन्स को चीन से हटाकर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली मौजूदगी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जैसा दिखता है। अब हम उन आखिरी बाधाओं पर आते हैं, मतलब वो बड़े मुद्दे जिन पर असहमति है और जो अभी भी इस पूरी डील को खतरे में डाल सकते हैं। यहां आकर मामला फंस जाता है। जैसे EU चाहता है कि 95% से ज्यादा सामान पर टैरिफ हटे, लेकिन भारत अपने कृषि और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाते हुए 90% पर रुकना चाहता है। इसी तरह सर्विसेज और डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों की मांगें बिल्कुल अलग अलग हैं। और फिर एक और बड़ा मुद्दा है CBAM। अब ये क्या चीज़ है? आसान शब्दों में समझें तो ये स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर एक तरह का कार्बन टैक्स है जो यूरोपीय संघ लगाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा भारतीय स्टील एक्सपोर्टर जब यूरोपीय संघ को माल भेजता है तो उसे CBAM चार्ज का सामना करना पड़ता है। अब भले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कस्टम ड्यूटी 0 हो, ये नया चार्ज प्रोडक्ट को महंगा बना देता है, जिससे FTA का पूरा फायदा ही लगभग खत्म हो सकता है। और यही सब बातें हमें अपने आखिरी सेक्शन पर लाती हैं
क्या ये एक पार्टनरशिप है या एक पावर प्ले? इस सौदे का अंतिम स्वरूप इन जटिल मुद्दों के समाधान पर ही निर्भर करेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक ऐसी साझेदारी बनेगी जो दोनों को मिलकर आगे बढ़ाए, या फिर ये एक ऐसा असंतुलित सौदा होगा जिसमें एक पक्ष दूसरे पर भारी पड़ेगा? अंत में इन्हीं आखिरी मुद्दों का समाधान ही ये तय करेगा कि ये ऐतिहासिक समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मजबूत नींव बनता है या सिर्फ एक असंतुलित सौदा बनकर रह जाता है। भविष्य इसी संतुलन पर टिका है।